नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल। राज्यसभा टीवी के इस कार्यक्रम किताब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इस्मत चुगताई की आत्मकथा, बल्कि कहिए संस्मरण, कागजीय पेहरन पर। इस्मत चुगताई उर्दू की ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य मात्र की अत्यंत महत्वपूर्ण आवाज़ों में से एक है। उन्होंने अपने लेखन के जरिए, अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए केवल मुस्लिम परिवारों नहीं बल्कि स्त्री की स्थिति, सारे समाज की स्थिति पर गहरी टिप्पणियाँ की हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। उनके अनेक उपन्यास और उनकी अनेक कहानियाँ चर्चित हैं। यह आत्मकथा या संस्मरण 1915 के आसपास से उनका जन्म है, तब से लेकर के उनके कॉलेज में पहुंचने तक के समय को कवर करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन संस्मरणों में कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, बल्कि एक बड़े परिवार के लोग हैं, कस्बे हैं, नगर हैं, रतलाम है, जावरा है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, आगरा है, जोधपुर है, और उसके जरिए जैसे आपके सामने उस समय के पूरे हिंदुस्तान की, उस समय के पूरे समाज की एक तस्वीर खुलती चली जाती है। भारतीय समाज के रूढ़िवादी जीवन मूल्यों और घिसी पिटी परंपराओं पर अपनी कहानियों से कई लेखकों ने गहरी चोट की है। उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई ने भी इन परंपराओं, सोच और मान्यताओं की असलियत उजागर करने के साथ इसे बेहतर मानवीय समाज बनाने में बड़ा योगदान किया है। इसलिए उर्दू की विद्रोही लेखिका इस्मत चुगताई हिंदी पाठकों के लिए भी उर्दू जितनी ही आत्मीय रही है। पैनी नजर से अपने परिवेश को टटोलने वाली और बेहद जीते जागते पात्र रचने वाली इस्मत आपा का जन्म 1915 में बदायूं में हुआ था। किताब कागजी है पैरहन कहने को उनकी आत्मकथा है, लेकिन पढ़ने में ये उपन्यास और उपन्यास से भी ज्यादा कुछ है। एक पूरे समय और समाज का इतना जीवंत, इतना प्रामाणिक वर्णन मुश्किल से ही मिल सकता है। पिछली सदी में 30 के दशक में पर्देदार कुलीन मुस्लिम परिवार में एक लड़की के पढ़ने लिखने में कितनी मुश्किलें आती होंगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। ये मुश्किलें कागजी है पैरहन की मुख्य कथा वस्तु बनी है। कागजी है पैरहन सिलसिलेवार ढंग से लिखी गई आत्मकथा नहीं बल्कि संस्मरणों का एक समुच्चय है। ये संस्मरण बचपन से लेकर लखनऊ के प्रख्यात इजाबेल थॉर्बन कॉलेज में उनके दाखिले तक के समय के हैं। कई नॉवल और अफसाने लिखने के साथ इस्मत चुगताई ने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। उन्होंने श्याम बेनेगल की मशहूर फिल्म जुनून के संवाद लिखने के साथ उसमें अभिनय भी किया। एमएस सत्यू की संवेदनशील और प्रख्यात फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई की ही एक अप्रकाशित कहानी पर आधारित थी। पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 76 साल की उम्र में इस्मत चुगताई का निधन 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में हुआ। आज हम इस्मत चुगताई के लेखन पर, उनकी पुस्तक पर, कागजीय पेहरन पर बात करेंगे, और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अपने आप में एक महत्वपूर्ण लेखिका डॉक्टर नूर जहीर। नूर जहीर इस्मत चुगताई की अनुवादिका भी हैं। अभी अभी उन्होंने इस महत्वपूर्ण किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से वो अनुवाद छपा है। इसके अलावा नूर जहीर अपने लेखन, उपन्यासों, कहानियों और काफ़ी आलोचनात्मक लेखन के लिए भी विख्यात है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के नेक्स्ट सेगमेंट में, अगले सेगमेंट में हम यहाँ बैठे हुए अपने नौजवान श्रोताओं से बातचीत करेंगे और उनके साथ हमारे कुछ अग्रणी अध्यापक, शोधार्थी आदि भी मौजूद हैं। नूर जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बहुत रोचक लगती है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि उर्दू साहित्य का कोई विधिवत अध्ययन मैंने किया है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत रोचक लगता है कि उर्दू में कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, असल में तो प्रगतिशील आंदोलन एक तरह से शुरू ही होता है रशीदा जहाँ के साथ, सज्जाद जहीर और रशीदा जहाँ के साथ। उर्दू में ये जो शुरू से आधुनिक लेखन में स्त्रियों की जो एक केंद्रीय स्थिति जैसी रही है, इसका क्या कारण आपको लगता है? इतना महत्वपूर्ण रोल औरतों ने उर्दू लेखन में निभाया, इसके क्या ऐतिहासिक या सामाजिक कारण आपको लगते हैं?
मेरे ख़्याल से बाधाएं जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ फिर तोड़ने की इच्छा भी ज़्यादा हो जाती है। और जो भी बाधाएं रही हों उस वक्त की, चाहे वो धर्म की तरफ से, समाज की तरफ से, रवायतों की तरफ से रही हों, उनको तोड़ने की ख्वाहिश महिलाओं में उर्दू लेखन में बहुत प्रबल दिखाई देती है। और इसकी वजह मैं समझती हूँ कि जो आपने तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की, प्रगतिशील लेखन की बात की, उससे एक तरह से बहुत सारी दीवारें एक साथ टूटी। और ये अपने आप में चीज़ एक साबित हुई कि लेखन जो है वो सिर्फ़ खूबसूरती का बखान नहीं है, वो असली मुद्दे उठाने की बात है। और फिर जब असली मुद्दे उठते हैं या उठाने की उस चर्चा होती है, तो फिर जाहिर है कि जो चीज़ें इंसान को दबा रही हों, जिन चीज़ों की वजह से वो अपने पूर्ण रूप से उभर ना पा रहा हो, वो चीज़ें सामने आती हैं। और महिला लेखकों ने इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से, बहुत वसी ढंग से, बहुत फैलाव के साथ उठाया और अपने लेखन में इसको जगह दी। इससे मुझे एक घटना याद आती है जिसका जिक्र कागजी पैरन में है। मैं उस पर आपकी टिप्पणी लूँगा, फिर अपना अगला सवाल पूछूंगा, क्योंकि वो एक तरह की विडंबनापूर्ण घटना है। इसमत इसमें जिक्र करती है कि जब रसीदा जहाँ की कहानी छपी और उस पर हंगामा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ और किन्हीं मौलाना साहब ने एक फतवा जैसा जारी कर दिया, तो इसमत लिखती हैं कि यूनिवर्सिटी के लड़कों ने उन मौलाना का दिमाग दुरुस्त कर दिया और उन्हें डॉक्टर रसीदा जहाँ से माफ़ी मांगनी पड़ी। क्या ये एक बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति नहीं है कि आज लगभग 80 साल बाद अगर ऐसी कोई घटना हो तो उसका आउटकम शायद उल्टा होगा और लेखिका को माफ़ी मांगनी पड़ेगी? ये कैसी प्रगति हमारी हुई है? नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसको देखते हुए हमें पूरी जो राजनीतिक क्या कहना चाहिए उतार चढ़ाव है उसको देखना होगा कि एक तरह से सरकारों का ये रवैया रहा कि वो मुसलमान पुरुषों को खुश रखे, और उस खुशी में और खुश रखने के प्रोसेस में ज़्यादा मौलवी आगे आए। और एक तरह से जो सामाजिक नेता थे, जो लीडरशिप कम्युनिटी से निकलती है, वो कहीं ना कहीं पीछे चली गई। और उसके पीछे जाने से डॉक्टर रशीद जहाँ खुद उसमें से एक थी, उसके पीछे जाने की वजह से ये हुआ कि क्लर्जी और मौलवी जो थे वो हावी हो गए। और उनके हावी होने का ये नतीजा निकला कि आज हम ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है इंटरप्रिटेशन के तौर पर मौलवियों से, वही सही और वही दुरुस्त है। और इसलिए जो भी वो कह देते हैं, फतवे दे देते हैं, कोई विरोध नहीं करता कि भाई फतवे क्यों दिए जा रहे हैं, फतवा जो है वो मानना लाजमी नहीं है, वो सिर्फ़ एक तरह की राय है, ये सब कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका नतीजा मेरे ख्याल से ये निकलता है। हाँ, मैं अब अपने सवाल पर लौटूँ। ये तो मुझे ये आपकी बात सुन के याद आ गई थी बात, इसलिए मैंने पूछी। आपने जो कहा कि जहाँ बाधाएं ज़्यादा हों वहाँ तोड़ने की इच्छा ज़्यादा होती है और ख्वाहिश ज़्यादा होती है, बात सही है। लेकिन ख़ास करके कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई और जिलानी बानुओं का लेखन पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि ये केवल औरतों का लेखन है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आग का दरिया को याद करूं तो मैं समझता हूं, मेरी अपनी राय में, आग का दरिया जैसा सिविलाइजेशनल उपन्यास शायद हिंदुस्तान की किसी जुबान में दूसरा है नहीं। वो एक यूनिक उपन्यास है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो महिला लेखिकाएँ थीं, ये महिला थीं और अपने महिला होने के प्रति बहुत सचेत थीं, लेकिन ये उस नारीवाद से इनका लेखन कुछ अलग तरह का है। जैसा आजकल हम देखते हैं कि आप नारी पर होने वाले अत्याचार या नारी की स्थिति पर तो विचार कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी के सवाल हों, चाहे जो भी सवाल हों, लेकिन बाकी ओवरऑल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से, ओवरऑल सोशल सिचुएशन से आपको कोई वास्ता नहीं, दूर रहें। जी, ये बहुत सही बात, हाँ, बहुत सही बात कही आपने। और अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो ये कहेंगे कि नारीवाद अपने आप में बहुत बदल गया है। उस वक्त जो ज़्यादा गूढ़ मुद्दे थे, जिसमें ज़ाहिर है राजनीति भी शामिल थी, जिसमें समाज भी शामिल था, जिसमें पूरा मैं कहूँगी हिंदुस्तान शामिल था, पूरी हिंदुस्तानी कम्युनिटी, वो कहीं ना कहीं बदल करके सतही हो गया है। और फेमिनिज़म आज का जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ऊपरी चीज़ों से डील करता है। और यानी सिगरेट पीना या खुल करके किसी तरह का लिबास पहनना, वो उसके या सेक्सुअलिटी जैसे आपने कहा, उसके बारे में आज़ादी जो है वो ज़्यादा
महत्वपूर्ण हो गई है, बजाय इसके कि औरत कितना पढ़े, औरत खुद लेकिन- काम करे हाँ, या नहीं। लेकिन नूर साहिबा, जो इस्मत चुगताई जैसे लेखिकाओं की जो विशेषता है, उनकी कहानी लिहाफ असल में सेक्सुअलिटी की ही कहानी सेक्सुअलिटी की है। और बड़ी एक, उसको लोग अश्लील कहें, उस समय कहा गया, या बेबाक कहें, बेधड़क कहें, मेरे लिहाज से, मेरी अपनी समझ में वो बेहद दर्द भरी कहानी है, जी वो तकलीफ की कहानी है, बहुत गहरी पीड़ा की कहानी है, लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ों की चेतना उनके यहाँ मौजूद है। जी ये ऐसा जो, जिसको मैं कहूँ कि एक तरह का, जो बात पहले कही मैंने मौलवी और लेखिका के हवाले से, और अब ये भी, इसको आप कहें एक तरह का आधुनिकता का प्रत्यावर्तन, एक तरह की आधुनिकता का जैसे पीछे लौटना, कदम पीछे लेना। जी। आपको क्या कारण इसका लगता है? एज अ राइटर, आप स्वयं एक लेखक हैं, आप अनुवादक हैं, आपको एक व्यक्तिगत रूप से पिछले 40-50 साल में दुनिया भर में जो मॉडर्न वैल्यूज पीछे गए हैं, जी जी इसकी क्या वजह आपको लगती है? कुछ तो ये है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये कोशिश बाकायदा हुई, और पेट्रोल मिल जाने के बाद ये बाकायदा एक कोशिश हुई कि कट्टरवाद वापस आए, और मेरे ख्याल से मौलवियों को भी ये लगा होगा कि उनका सरवाइव कर पाना मुश्किल है। ये समस्या केवल इस्लाम की नहीं है, हाँ आप वही, दुनिया भर में देखें, दुनिया के हर समाज में, हर समुदाय में जी, जी। मॉडर्न वैल्यूज पीछे जा रहे हैं। जी। तो रिएक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कट्टरवाद एक किसी मज़हब में या एक किसी कम्युनिटी में बढ़ता है, दूसरा जो है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करके ये कोशिश करने लगता है कि हम भी शायद अपने आप में अगर सिमटे रहें तो फैलाव पैदा करने के बजाय वो अपने आप को और संकीर्ण करते जाते हैं, और उसमें जो मुश्किलें पैदा होती हैं वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए पैदा होती हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों के प्रति सेंसिटिविटी पैदा करने के लिए, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए पहले मन का और सोच का बदलना एक शर्त होती है। मुझे इसी पुस्तक का एक प्रसंग याद आ रहा है, जिसमें कि इस्मत अपनी एक हिंदू सहेली के घर चली जाती है, हाँ। और वो शायद जन्माष्टमी का दिन है, तो उत्सव हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है, जी, जी। और इनको वो कृष्ण जी की मूर्ति बड़ी लुभाती है, हाँ। और ये उठा के उसको गोद में ले लेती है। हाँ। तो जाहिर है कि हंगामा मच जाता है, और इनको वहाँ से डांट के भगाया जाता है। तो उस पर वो छिपकली की तरह उठा के फेंक दिया जाता है, और उस पर वो टिप्पणी करती हैं कि मैं पूजा थोड़ी ही कर रही थी, मैं तो एक निहायत प्यारे बच्चे को गोद में ले रही थी। हाँ। लेकिन जो इसमें मार्मिक प्रसंग आगे चल के आता है कि बाद में चल के वही सहेली उन्हें अपने घर बुलाती है, और ये जाने में संकोच कर रही है, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं वो कसक है कि निकाल दिया गया था मुसलमान होने की वजह से, और ये वो सहेली सुशीला उसका नाम है, वो इन्हें वापस बुलाती है, शादी उसकी हो चुकी है और वो अपने मायके आई हुई है, वो इन्हें बुलाती है और चलते चलते इन्हें वही मूर्ति देती है कि ये तेरा बाल गोपाल। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ नूर जी कि इस तरह की जो सिचुएशंस लिटरेचर में आती हैं, ये तो ऑटोबायोग्राफी है जी, हमारे फिक्शनल लिटरेचर में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जी। आपको नहीं लगता है कि जिस हालत से हम गुजर रहे हैं वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी अगर सिस्टमेटिकली या सहज रूप से पिछले 20-25 साल में हमने लिटरेचर को टोटली मार्जिनलाइज ना कर दिया होता? हाँ, सही कह रहे हैं लिटरेचर आप। एकदम मार्जिन पर जा रहा है इस समय इस समाज में। कहीं ना कहीं ये मान लिया गया कि ख़ास करके मध्य वर्ग में कि साहित्य पढ़ना और साहित्य पर चर्चा करना एक वक्त ज़ाया करना है। तो वो जब मान लिया गया, और इस तरह की गोष्ठियों में शामिल होना जो है वो सिर्फ लेखकों का जो खुद इस क्रिया में शामिल हैं वो उन तक या अध्यापकों तक सीमित रह गया, तो आम आदमी तक वो साहित्य जो रोज़ पैदा हो रहा था और छप रहा था वो पहुंचना बंद हो गया, और उससे एक बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ कि नई सोच जो है वो नई पीढ़ी तक और फैलाव के साथ पहुंची नहीं लोगों तक। क्योंकि लोगों तक पहुंची नहीं, इसलिए चर्चा भी बंद हो गई। अभी एक बातचीत हो रही थी कि जो अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स हुए उसमें ये कि लोग वापस ना फिसल जाएं, फिर निरक्षर ना हो जाएं, उसके लिए कुछ उनको साहित्य दिया जाए। तो उस पर बातचीत होते हुए ये बात निकली कि भाई किस तरह का साहित्य दिया जाए।
तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, मेरे ख्याल से बहस है कि भाई वो लोग तो बड़े हो गए हैं, वो अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, तो उनको अगर इस तरह का साहित्य दिया जाए जो जिस पे मान लीजिए बहस हो सकती है या जिस पे 2, 3, 4 तरह के तर्क हो सकते हैं, तो वो क्यों ना पढ़ें। वो बच्चे नहीं है ना जिनका आपको दिमाग बनाना है, और बच्चे भी अगर अलग अलग तरह का साहित्य पढ़ें तो क्या हर्ज है, क्या बुरा है। ये एक तरह की संकीर्ण बंद दिमाग की सोच जो आई हमारे यहाँ। तो कह रहा हूं ना कि देखिए, जैसे इस्मत चुगताई का लेखन, इनकी कहानियाँ, जैसे एक कहानी है जिसमें कि एक नवाबी परिवार का लड़का, हाँ। वो अपने उसको दी गई बांदी से सचमुच प्रेम करने लगता है, हाँ। और उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहता है, वरना जो चलन है कि बांदी है उसको आपने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। लेकिन वो लड़का उसको सचमुच प्रेम करने लगता है, उसको सचमुच इंसान मान लेता है, और इसलिए उसे विरसे से दरबरस्त करके उसको निकाल दिया जाता है और वो एक गरीब जीवन जीने लगता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, या इस पर हम लोग थोड़ा विचार करें कि साहित्य अगर इस तरह की स्थितियों का चित्रण नहीं करता, या रीत रिवाज के बारे में सवाल नहीं पैदा करता, या पॉलिटिकल या सोशल सोच जो है, प्रचलित ढांचा जो है, उसके बारे में सवाल पैदा नहीं करता, तो साहित्य के होने का मतलब क्या है? ये तो मैं कहूँगी कि पूरे प्रगतिशील जो मूवमेंट है उसके सामने ये सवाल है कि अगर जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं उनके बारे में अगर हम नहीं लिखते तो उनकी बात, उनके दिल का दर्द कैसे आगे तक पहुँचेगा। और शायद कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने समाज से ख़ुद को काटना शुरू कर दिया है। शायद हमारी कलम जो है वो मुद्दे नहीं उठा रही जिन मुद्दों को उठा करके हम वाकई सोच बदल सकते हैं। क्योंकि इस्मत चुगताई का मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये समझती हूँ कि उन्होंने सोच बदलने में लोगों को मदद की, और वो ख़ुद लिखती भी हैं कि जहाँ तक मुझे पहुँचने में इतनी दुश्वारी हुई, मुझे कितनी खुशी होती है देख करके कि लड़कियाँ आज आसानी से वहाँ तक पहुँच रही हैं। और जहाँ तक उनके लिखने के ढंग का सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। उन्होंने लिखा है कि लिखते समय हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ने वाले सामने हैं जी। उनमें से कुछ मुतजिर हैं, कुछ मेरी राय से सहमत हैं, लेकिन वो सब जैसे मेरे सामने बैठे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ को गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह की जो एक डायलॉजिकल स्टाइल है उनके लिखने की। और एक जो और चीज़ मुझे ऐसे लेखकों, और अब जैसे मैं कुर्रतुल ऐन हैदर की बात करूं, आग का दरिया उर्दू में लिखा गया उपन्यास, लेखिका एक मुस्लिम एलीट बैकग्राउंड से, लेकिन वो उपन्यास केवल मुस्लिम समुदाय के बारे में नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के बारे में तो नहीं है, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में। इधर जो पिछले कई सालों से स्थिति हुई है, और हिंदी में लिखने वाले सानी साहब, गुलशेर अहमद खान सानी, उन्होंने एक बात कही थी, और वो बड़ी तकलीफ़देह बात थी, लेकिन दुर्भाग्य से सच बात थी। उन्होंने कहा था कि प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य से मुसलमान पात्र गायब हो गए। ये उन्होंने कहा था। इस पर काफ़ी वावेला भी मचा था हिंदी साहित्य में, लेकिन बात में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। क्या उर्दू के बारे में भी ऐसी ही बात कही जा सकती है, या उर्दू ने वो अपना जो एक मुश्तरका तहजीब का कल्चर कहा जाता है वो बचा के रखा है? कुछ हद तक वो फैलाव बना करके रखा है कि उर्दू में आपको कहानियाँ ऐसी मिलती हैं जिसमें सारे ही हिंदू पात्र हो या इंटरेक्शन हो हिंदू और मुसलमान, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो डीप स्टडी है जो इस्मत क्या मिलती है, जिस तरह से जन्माष्टमी मनाई जा रही है जिसका आपने जिक्र किया, वो एक डीप स्टडी, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बहुत मार्मिक प्रसंग है। और उसमें जो जिस तरह से फूल सजाए गए हैं, जिस तरह से पालना रखा है, वो सब मालूमात कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटीज़ की एक दूसरे के बारे में कम होती जा रही हैं। जो या तो मेल जोल कम होने की वजह है, जिस तरह से ये अपने उसमें बयान भी कर रही है कि कैसे हिंदू साथ होते थे मुहर्रम में, वो कहीं ना कहीं घट रहा है, वो उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है। वो अपने पिता के, जब वो उनके पिता किसी नगर में मजिस्ट्रेट थे तो वहाँ की जो घटना बयान करती हैं कि ताजिया जानबूझ के इतना ऊंचा बनाना है कि बरगद का पेड़ काटना पड़े, तो वो पहले से इंतजाम रखते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन खुदवा देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं ताकि ताजिया झुकाना भी ना पड़े और पेड़ काटना पड़े, और वो हो जाता है। लेकिन देखिए, वो तो एक बात ये हुई कि दूसरे समुदाय के बारे में जानकारी या उसके बारे में सेंसिटिविटी। कई बार मुझे तो ये लगता है कि इस समय का जो हमारा लेखन है उसकी स्वयं अपनी सांस्कृतिक परंपरा के बारे में कितनी जानकारी है या कितनी दिलचस्पी है, ये एक अपने आप में सवाल है। जी। चाहे वो हिंदी में लिखने वाले लोग हों और चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, कोई हो, लेकिन अपनी खुद की सांस्कृतिक परंपरा से निकलने वाला ये लेखन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में मैं फिर से उस सवाल की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ।
आजकल का जो नारी लेखन है या एज सच लेखन, केवल नारी लेखन की बात नहीं, उसमें और इस्मत चुगताई जैसे लेखकों के लेखन में बुनियादी फ़र्क जो हम महसूस करते हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके मूल कारण आपको क्या लगते हैं? सबसे पहले तो ये कि जानकारी वाकई में कम होती जा रही है और हम जानकारी लेते नहीं। मसलन इस्मत चुगताई की एक कहानी जो है, जो उन्होंने मिडवाइफ्स के बारे में लिखी है, अब वो जब तक आपका इंटरेक्शन नहीं होगा उस क्लास के साथ, तब तक आप उस क्लास के बारे में नहीं लिख सकते। ये मेरे ख्याल से कैपिटलिज्म की बहुत बड़ी देन है हम लोगों को, देन इन्वर्टेड कॉमर्स में जो कामयाबी है कि वो पहले तो इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है, आइसोलेट कर देता है कि भाई तुम्हें इतना कमाना है, तुम्हें इस तरह की ज़िंदगी जीनी है, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ऐसे रहना है। और फिर जब वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है तो उससे कहता है अरे तुम तो बहुत आइसोलेट हो गए, धर्म देखो तुम्हारे लिए मौजूद है, तो तुम उसकी तरफ मुड़ो। हाँ, धर्म और टेलीविजन जी, दोनों का उधर टेलीविजन पे भी तो कितना धर्म बढ़ वही गया, करूं, दोनों का हाँ, घालमेल। तो वही तो उस तरफ मोड़ देता है। वो आइसोलेशन जो है वो मेरे ख्याल से साहित्य के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है कि हमारे पास उतनी देर तक बात करने की गुंजाइश नहीं है, वक्त नहीं है लोगों के साथ, हम मोहल्लों में मूव नहीं करते। नूर जी, ये तो साहित्य लिखने की बात है, मेरी चिंता तो इससे भी ज़्यादा बुनियादी है। मुझे लगता है कि साहित्य के पाठक बहुत कम होते जा रहे हैं और ये समस्या केवल भारत की नहीं है। यानी मुझे अनुभव है, एक आप जानती हैं कि पिछले कुछ वर्षों तक मैं एक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था जिसमें कि नौजवानों से लगभग रोज़ इंटरेक्शन होता था और ये पूछने पर कि आप क्या पढ़ते हैं तो आमतौर से उत्तर सेल्फ मोटिवेशन वाली किताबों के नाम होते थे या बहुत ही दूसरे या तीसरे दर्जे के जो पॉपुलर राइटर्स हैं उनके नाम होते थे और हमारे कुछ पोस्ट मॉडर्न विचारक तो पॉप और श्रेष्ठ के बीच का अंतर ही मिटा देना चाहते हैं। मेरी चिंता यह है कि साहित्य पढ़ने वाले भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। यानी इस किताब को पढ़ कर के आप बदल जाएंगे या आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे मुस्लिम औरतों की हालत के बारे में, हिंदुस्तानी औरतों की हालत के बारे में, और उससे बढ़ के मुझे कई बार लगता है विट के लिहाज से लैंग्वेज का कितना क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट एक इंसान कर सकता है, गहरी से गहरी और कड़वी से कड़वी बात किस तरह मज़े लेते हुए कही जा सकती है जी। इस कला से हम वंचित हो जा रहे हैं और लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी तो मुझे लगता है कि साहित्य नाम की चीज़ बाकी बचेगी या नहीं बचेगी। नहीं, बचेगी तो ज़रूर। हाँ। कहानियाँ तो लोग कहते ही रहेंगे और सुनाते रहेंगे। ये ज़रूर है कि बड़ी शक्ल में, किताबों की शक्ल में वो मौजूद होंगी और फिर उन्हें कोई उठाएगा, कोई लाइब्रेरियन उन्हें रिकमेंड करेगा कि देखो तुम तो पढ़ने का शौक़ रखते हो, ज़रा ये 2 किताबें भी देख लो। इस तरह की सूरत जो है वो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नज़र आती है। अभी हिमाचल प्रदेश में एक पहल हुई है, उसके लिए मैंने 12-14 साल वहाँ काम किया है। तो वो एक छोटा सा कोई स्टाइपेंड जैसा देते हैं लड़कियों को, जो लड़कों को जो ग्रेजुएट हो गए हैं, और वो स्कूलों में जा कर के कहानियाँ सुनाते हैं। प्रेमचंद जी की 2 कहानियाँ सुना दी, कुछ और कहानियाँ सुना दी, दिलचस्पी पैदा करने के लिए बच्चों में। मेरे ख्याल से ये अच्छी पहल है, उससे हो सकता है हम ओरलिटी की तरफ लौट रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ पोस्ट मॉडर्न दौर की इलिटरेसी। हाँ, ये कहा जा सकता है उसकी। एनीवे, मैं एक और आपसे जानना चाहता हूँ बात कि इस्मत चुगताई के लेखन को आप उर्दू लेखन में और सारे हिंदुस्तान के लेखन में और ख़ास करके नारी लेखन के लिहाज से कहाँ प्लेस करेंगी आप, कितना महत्व उनको आप देंगी? 20वीं सदी के लेखन में इस्मत चुगताई की क्या हैसियत आपको लगती है? बहुत अहम हैसियत है और बहुत अहम जगह पे वो मकाम पर वो खड़ी हैं अभी भी, और उनके लेखन में जो चीज़ें मिलती हैं वो आपने शुरू में जैसे कहा, वो आज भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कलम उठाएंगे और उतनी हिम्मत, उतनी मैं तो कहूँगी जुर्रत करेंगे कि उन मुद्दों को उठाएं और उन पे लिखें। ये ज़रूर है कि उसको, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि पढ़ते रहने की, चाहे हम ओरली ही पढ़ें, उसको सुने, उसको काम में लाते रहने की ज़रूरत है। और ये काम ट्रांसलेशन के ज़रिए, सिर्फ भाषाओं का ट्रांसलेशन नहीं, बट ये कि एक कहानी, नाटक खेला जाए उस पर, या उसकी फिल्म बने, जी, अलग अलग विधाओं में उसका ट्रांसलेशन हो, ये ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उनका मकाम जल्द तो कोई और लेने वाला नहीं है, चाहे इतना ज़्यादा ना पढ़ा जाए आज। हाँ, वो तो खैर सही है, ज़्यादा पढ़े जाने से मकाम नहीं तय होता। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत रोचक लगता है, और ये केवल 30s की बात नहीं है बल्कि ओवरऑल भी हम देखें और आत्मकथा के लिहाज से देखें
हिंदी में आत्मकथा चर्चा में आई और एक विधा के रूप में पहले भी थी आत्मकथाएं, और बच्चन जी ने आधुनिक युग में बच्चन जी ने 30-40 बरस पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा लिखी थी। लेकिन हिंदी में आत्मकथा जो केंद्र में आई एक विधा के रूप में वो दलित आत्मकथाओं के साथ आई, जी। और उस पर जाहिर है कि मराठी साहित्य का प्रभाव। मैं इस आत्मकथा को देखते हुए, और ये मैं नोट कर रहा हूँ और ये मुझे बहुत रोचक लगता है कि जोहरा सहगल, शौकत आजमी, इस्मत चुगताई, क्या इसका कारण है कि उर्दू में स्त्रियां आत्मकथा लिखने में कुछ अधिक प्रवृत्त हैं, और उर्दू का जो भी रीडरशिप है उर्दू की वो उनको मंजूर कर रही है और बहुत उन पर उत्साह से चर्चा हो रही है? क्या कारण आपको लगता है? पहली बात तो ये है कि सिर्फ उर्दू में नहीं, दूसरी ज़बानों में भी महिलाएं ज़्यादा लिख रही हैं, और शायद उसका आत्मकथाएं ज़्यादा लिख रही हैं। शायद उसका कारण ये है कि बहुत तरक्की पसंद, प्रगतिशील, मार्क्सी, लेफ्टिस्ट, वामपंथी बैकग्राउंड में होने के बावजूद भी महिलाओं को इतना बोलने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए शायद वो लिख करके अपनी जो उनकी जो आत्मबीती है, जो उन पर गुजरी है, वो बताना चाहती हैं दुनिया को, और दुनिया से संपर्क रखना है, अपनी आवाज़ और ये बात केवल उर्दू में नहीं बल्कि तमाम सारी भाषाओं में। जी, उर्दू में मेरे ख्याल से प्रबल और इस वजह से है क्योंकि इस्मत जैसे महिलाएं लिखती रही हैं और परंपरा एक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर जी। और अब हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बातचीत जारी रहेगी, और इस बार इस बातचीत में यहाँ बैठी हमारी जो श्रोता समुदाय है, हमारी जो ऑडियंस है, वो भी शामिल होगी। तो ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस्मत चुगताई ये भी मानती हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ने के बाद उनके अंदर एक तब्दीली आई। नमस्कार, बातचीत जारी है इस्मत चुगताई की आत्मकथा कागजी या पैरन पर, और इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे थोड़े और विस्तृत फलक पर। सबसे पहले डॉक्टर नूरी, आपका सवाल है, आपकी टिप्पणी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और ख़ास कर से कि आज हम औरतों के लेखन के बारे में जब बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में एक जहन में बात आई जब शुरू में आपने बोला था कि जहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ पे ज़्यादा पाबंदियाँ होंगी, वहीं से आवाज़ निकलेगी। तो एक थोड़ा सा जहन में खलबली सी है कि आपको क्या लगता है कि आज से 80 साल पहले, 70-80 साल पहले इस्मत आपा इस तरह के लिख रही थी, तो आपको लगता है कि आज भी हमारे समाज में, हमारे माशरे में उस तरीके की बाधाएं हैं या नहीं हैं? क्योंकि अब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा सवाने हयात या आत्मकथा जो आप कहते हैं, इतना औरतों की तरफ से नहीं है। जो पहले के ज़माने की औरतें ज़्यादा बैठती थीं लिखने के लिए, बताना चाहती थीं अपनी आप बीती, उनको उस वक्त ज़रूरी था उस माशरे में अपनी आवाज़ को पहुंचाना। लेकिन आज भी औरत कहीं खो सी गई है, माशरे में आवाज़ अपनी भी चाहती है आज भी? नहीं, चाहती तो ज़रूर हैं आज भी अपनी आवाज़, नहीं तो इतनी सारी औरतें ट्रिपल तलाक़ के मसले को लेकर के सड़क पे ना उतरती। पिछले 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। मसला ये है कि लिखें, और लिखें किस तरह से। तो एक तो सवाल यही आ जाता है कि उर्दू में अगर लिखते हैं तो आज के दौर में बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंचता नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हिंदी में लिखें, जैसे मैं भी हिंदी में लिखती हूँ, तो फ़ौरन ब्रांडेड हो जाती है कि ये हमारी बात जानती नहीं, हमारी बात समझती नहीं, क्योंकि एक दूसरी ज़बान में लिख रही हैं जो कि उनकी ज़बान नहीं है। मैं समझती हूँ इस चीज़ पर बात होनी और चर्चा होनी ज़रूरी है। मसले उतने ही हैं, और मेरे ख़्याल से तो मसले बढ़े हैं, और उसकी जो शिद्दत बढ़ी है मसलों की, तो इसलिए उन पर आवाज़ उठाना और उन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इस्मत के वक्त से भी ज़्यादा आज ज़रूरी है कि उन पर चर्चा होती रहे। मेरी याददाश्त में तो कभी नहीं है कि मेरे बचपन में मैंने ऑनर किलिंग्स की कोई बात सुनी हो, लेकिन आज है, आज हमारे सामने वो मसला है। लेकिन उस पर कितना लिखा जा रहा है उर्दू में या हिंदी में? हमें टर्की में मिलती हैं चीज़ें उस पर लिखी हुई, लेकिन उर्दू में नहीं मिलती। और आज आलम ये भी है, आपने ऑनर किलिंग का जिक्र किया, उसके साथ ये भी है कि जिन चीज़ों पर कम से कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक आम राय थी कि ये कुरीतियाँ हैं,
चली जाएं तो अच्छा है, जी, जैसे भी जाएं। जी। उनके रैशनलाइजेशन आज प्रस्तुत किए हाँ, जा रहे सही, हैं। बिल्कुल। ऑनर किलिंग को लोग रैशनलाइज कर रहे हाँ, हैं, हाँ। बुर्के और हिजाब को लोग रैशनलाइज जी, कर रहे जी। हैं, आइडेंटिटी मार्कर बता रहे हैं हाँ। कि साहब हमारी आइडेंटिटी का बिल्कुल, सवाल है। बहुत सही। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है, इसी को मैंने कहा कि आधुनिकता का प्रत्यावर्तन, जी। आधुनिकता का वापस जाना। सही। एनीवे, प्रोफेसर असदुद्दीन, आपकी टिप्पणियां, सवाल। ये डिस्कशन में ये आया कि साहित्य का जो परिधि है वो उसमें संकुचन हो रहा है, तो उसमें मेरा ज़रा पर्सपेक्टिव अलग तरह के है, चूँकि मैं इंग्लिश के जी, जी। टीचर हूँ और मैंने देखा कि पिछले 2 दशक में कम से कम इंग्लिश डिपार्टमेंट्स में इंग्लिश साहित्य के साथ, अमेरिकन लिटरेचर के साथ जो भारतीय जो साहित्य है उनको अनुवाद के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है और ये बहुत एक अच्छी पहल है। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने उसमें चुगताई को इंग्लिश में पढ़े होंगे, भले ही उर्दू या हिंदी में नहीं पढ़े होंगे। दूसरी चीज़, एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट की बात बार बार आई लेकिन बहुत साफ़ नहीं हो पाया कि इसमें चुगताई जब लिख रही थी तो बांग्ला में देखिए आशापूर्णा देवी लिख रही थी, उड़िया में सरला देवी लिख रही थी, असमीज़ में इंदिरा गोस्वामी थोड़े बाद आएंगे, हिंदी में शायद शिवानी भी उसी तरह कंटेम्प्रेरी है। तो मेरे ख़्याल से, चूँकि मैंने भी उनको पढ़ने की कोशिश की, अनुवाद किया उनका, आशापूर्णा देवी का जो कॉर्पस है बहुत ज़्यादा है इसमें चुगताई से, सरला देवी का कॉर्पस भी ज़्यादा है, लेकिन इस्मत आपा के साथ ये है कि शी इज़ सच अ कैरिस्मेटिक स्टोरी टेलर एंड देयर इज़ सो मच ऑफ विट एंड ह्यूमर एंड फन। वो मसले की बात करती हैं लेकिन इसको इतनी रोचक ढंग से करती हैं कि उस पर वो बाजी मार ले जाती है दूसरे जो राइटर्स है। डॉक्टर साहब, इसमें आपने सही कहा, और इसमें अगर हिंदी से अगर इस्मत चुगताई से तुलनीय कोई नाम उनके समय में मुझे सूझता है तो वो महादेवी वर्मा का है, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक श्रृंखला की कड़ियाँ, और जिस तरह इन्होंने संस्मरण लिखे हैं कुछ कुछ उसी तरह के संस्मरण, और महादेवी जी की भाषा में भी एक अलग तरह का आकर्षण, एक अलग तरह की कशिश थी। जो बात आपने पहले कही उस पर नूर जी अपनी टिप्पणी करेंगी। एक तरह से ये अच्छी बात है कि आप अंग्रेजी के जरिए उर्दू, बांग्ला, हिंदी का साहित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह से ये थोड़ी चिंता की बात भी है कि मैं प्रेमचंद को अनुवाद में पढ़ूं, टैगोर को पढ़ूं, वो तो समझ में आता है, लेकिन मैं प्रेमचंद को अनुवाद में पढ़ूं, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो नूर जहीर का है या इस्मत चुगताई का लिखा हुआ हिंदी में ना पढ़ के, और बेहतरीन तो ये हो कि उर्दू में ना, उर्दू ना सही तो हिंदी में ना पढ़ के अंग्रेजी में पढ़े, ये बहुत अच्छी स्थिति भारत देश के लिए नहीं है। एनीवे, आपका कमेंट। ये सही बात है, मैं पूरी तरह से आपके साथ इत्तेफाक करती हूँ कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की एक बड़ी ज़बान जो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में बोली जाती है और समझी जाती है, वहाँ पर इस ज़बान को पढ़ें लोग अंग्रेज़ी में, इसमें लिखी हुई कहानियों को पढ़ें अंग्रेज़ी में, ये मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ तो देती है ये बात। लेकिन हाँ, शायद अगर मुमकिन ना हो कि उर्दू में पढ़ सके और उर्दू नहीं उस तरह से पढ़ाई जा रही है, समझी जा रही है, तो कम से कम अंग्रेज़ी के ही ज़रिए ज़िंदा रहें। नूर जी, देखिए, इसमें उर्दू के साथ एक सहूलियत ये है, इसी किताब को अगर लें, हिंदी में कम से कम ये परंपरा रही है और इसमें भी निभाई गई है कि उर्दू का हिंदी में अनुवाद नहीं किया जाता, हो भी नहीं सकता। उर्दू से हिंदी में अनुवाद पर वो फराक साहब का मशहूर चुटकुला है कि उनके देखे से आ जाती है मुख पर शोभा, वे समझते हैं रोगी की दशा उत्तम है। तो उर्दू से हिंदी में अनुवाद करना असंभव है, क्योंकि वो एक तो हिंदी में जो चलन है कि जो थोड़े कठिन शब्द हैं, हाँ, वो नीचे आपको वो बता दिए जाते हैं। खुद मैं उर्दू लिपि नहीं पढ़ सकता, लेकिन इसको पढ़ के मुझे उर्दू प्रोज पढ़ने का पूरा सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि ये लिपि को छोड़ दिया जाए तो किताब उर्दू में ही उर्दू में है। हाँ, और जहाँ कोई कठिन शब्द है वहाँ नीचे उसको फुटनोट में दे दिया जाता है। एनीवे, डॉक्टर पल्लव। सबसे पहले तो मैं राज्यसभा टीवी को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया, और मज़े की बात यह है कि ऐसी हमारी भाषा की, हमारी भाषाओं की नई पुरानी किताबें जिनके बारे में हम कुछ जानते थे या कम जानते थे, उनको भी आप दोबारा पढ़ने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, राज्यसभा टीवी को और आपको भी। जो जिसकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे थे, इस्मत चुगताई के लेखन शैली की तरफ, उनकी एक कहानी है नूर जहीर जी, मैं आप जानती ही होंगी उस कहानी को, घरवाली, मज़े ले लेके कहानी कहना। तो ये मज़े ले लेके कहानी कहने वाली जो बात है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब
हिंदी में तो ख़ास तौर पर जो मैं देखता हूँ, इतनी कठिन किस्म की कहानियाँ लिखी जाती है कि उसमें बाजार से लगाकर संसार के सारे दुख आ जाते हैं, लेकिन मज़े लेकर कहानी लेने का जो चाहे प्रेमचंद का यानी पुरानी शब्दावली का प्रयोग करें तो रस नहीं आता, रस नहीं आता, जिसके बिना कोई लेखन साहित्य नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि घरवाली कहानी जो इस्मत आपा की कहानी है, उसमें दो बातें बड़ी मज़ेदार है। वो मज़े लेके तो कहानी कह रही हैं, लेकिन उसमें एक तरफ स्त्री की अस्मिता का सवाल है और उसके साथ साथ कहीं न कहीं इस्मत आपा स्त्री की अस्मिता को वर्ग के सवाल के साथ भी जोड़ रही है। तो मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि क्या ये इसको प्रगतिशील आंदोलन की देन माने कि वो दो जटिल सवालों को एक साथ मिलाकर या दो जटिल सवालों को एक साथ पेश कर रहे हैं, या ये इस्मत चुगताई की कोई मौलिक विशेषता है? इसके बारे में तो इस्मत चुगताई ने खुद ही लिखा है कि वो इस्मत हैं इस वजह से क्योंकि डॉक्टर रशीद जहाँ थी, तो उन्होंने सारा अपना जो क्रेडिट अपने सवाल उठाने की आदत को, अपने मज़े लेके कहने की कहानी को, उसको दोनों को ही उन्होंने डॉक्टर रशीद जहाँ को माना है अपना गुरु। तो अगर रशीद जहाँ को हम माने कि वन ऑफ द पायनियर्स हैं प्रगतिशील आंदोलन की, तो मेरे ख़्याल से ये तो है ही कि, और वो ये भी इस्मत चुगताई ये भी मानती हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ने के बाद उनके अंदर एक तब्दीली आई और उन्होंने चीज़ों को वर्ग में बांटकर समझना सीखा। नहीं, इसको देखिए इस तरह भी कह सकते हो, और आपने ये घरवाली याद की, आप फिल्म गर्म हवा याद कीजिए। मैं ये मानता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद के हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर उससे बेहतरीन और मोर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट केवल फिल्म में नहीं, अन्य विधाओं में भी कम होंगे। और उस फिल्म को अगर आप याद करें तो आप देखेंगे कि वो मुस्लिम अस्मिता या मुस्लिम समुदाय की समस्या एक विशेष संदर्भ में रखती है। और इस तरह मैं कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है आप सहमत होंगी नूर साहिबा, कि इस्मत चुगताई जैसे लेखकों के लिए क्लास नैरेटिव इज़ द मास्टर नैरेटिव, इज़ द मास्टर ऑफ कोर्स, और उसमें बाकी सब चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। जहाँ उपेक्षा होती है वो नुकसान हुआ है, लेखन का भी नुकसान हुआ है और उस तहरीक का भी नुकसान हुआ है। लेकिन जहाँ उपेक्षा नहीं हुई है, जैसे इस्मत चुगताई के लेखन में या प्रेमचंद के लेखन में, तो जाहिर है कि फिर वो एक अलग तरह का लेखन निकला है। आप जी मेरा सवाल ये है कि जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक बहुत ही फेमस नारा पर्सनल इज़ पॉलिटिकल को इस्मत चुगताई 1940s में हमको दिखा देती हैं, और दूसरा इसी किताब के दूसरे चैप्टर में वो जब उनका सामना बेगम जान से होता है और वो कहती हैं मेरे कलम का बच्चा, तो क्या आपको लगता है ये वो बहुत कॉन्शियसली कर रही थी उस वक्त, या केवल वो अपने अनुभव लिख रही थी? क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट लेटर ऑन ही आया, तो इस पे थोड़ा सा आप अगर प्रकाश डालें। अनुभव जिस वक्त कहानी की शक्ल लेते हैं तो वो यकीनन आपकी सोच से गुज़र के छन के निकलते हैं। तो इसलिए ये मानना कि ये सिर्फ मेरा अनुभव है और इसके पीछे मेरी कोई पर्सनल पॉलिटिकल ये काम नहीं कर रही, ये मेरे नज़रिए से गलत है। क्योंकि जो पॉलिटिकली कॉन्शियस है इंसान, वो ज़रूर चीज़ों को उससे गुजार कर, उसकी कसौटी पर कस कर, तो उसके बाद ही लिखेगा, चाहे वो जितना भी पर्सनल क्यों ना हो। और इसीलिए वो जो कलम का बच्चा जो कह रही हैं उस बच्चे को, और जो वो रोने लगती हैं उस बच्चे को लेकर के, गोद में आंसू आ जाते हैं, वो चाहे जितना निहायत पर्सनल निजी एक्सपीरियंस उनके लिए क्यों ना हो, फिर भी वो उस पर ज़रूर उनके पॉलिटिक्स की छाँव रहेगी। नूर जी, इसमें एक बात और भी है, फेमिनिस्ट थ्योरी भले ही उपलब्ध ना रही हो हिंदुस्तान में उस समय 1940 में, एक तो थ्योरी भले ही उपलब्ध ना रही हो, लेकिन फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटी जिसको कहें उसकी बहुत पुरानी लंबी परंपरा है। दूसरी बात ये कि नारी मुक्ति की थ्योरी भले ही ना रही हो, लेकिन मुक्ति की थ्योरी मौजूद थी, और मुक्ति की थ्योरी मार्क्सवाद के रूप के आने के पहले भी मौजूद थी। वो विवेकानंद के रूप में मौजूद थी, वो सावित्रीबाई फुले के रूप में मौजूद थी, और वो ज्योतिबा फुले के रूप में मौजूद थी। तो ऐसा नहीं है कि जब तक आप प्रॉपर एकेडमिकली डिफाइंड फेमिनिज्म से एक्सपोज नहीं होंगे तब तक औरतों की तकलीफ़ आपको तकलीफ़ नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पीछे कोई ये बच्ची कुछ आप पूछिए। सर, मेरा नाम यामिनी है और मेरा सवाल ये है कि जेंडर को पूरे इतिहास में पॉलिटिकली बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं जिन्होंने बागियों को भी जन्म दिया है, पर इंसानियत की कीमत पर। तो ऐसा क्यों कि हम इंसानियत की कीमत पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं?
इंसानियत की कीमत पर कैसे? मतलब हम इतने क्रूर हो जाते हैं अपने नीड्स और नहीं, सही है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये सही है, और ये आपने सही कहा कि ये समस्या बहुत पुरानी है, इतिहास के आरंभ से है। हम इस समस्या को रिकॉग्नाइज करते हुए भी इसी बात से राहत ले सकते हैं कि इस समस्या से बेचैनी भी उतनी ही पुरानी है। क्रूरता है और क्रूरता से बेचैनी भी पुरानी है। महाभारत है, और महाभारत में महाभारत लिखने वाले का खुद का सवाल, वेद व्यास का खुद का सवाल भी मौजूद है कि क्यों इतनी क्रूरता है। और खुद युधिष्ठिर का कहना है कि हम भाई हैं, लेकिन साम्राज्य के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कुत्ते मांस के लिए लड़ते हैं। यही लिटरेचर की खूबी है। शुरू से अब तक जो इंसानी कदरें हैं, उनके खिलाफ जाने वाली चीज़ों को इंटेरोगेट करना, यही तो लिटरेचर करता है। और इसीलिए अगर 21वीं सदी में लिटरेचर गायब हो गया तो सचमुच हम कुछ ज़्यादा ही क्रूर हो जाएंगे, हो भी रहे हैं। यही चिंता है। जी, आप कुछ पूछ रही थी। शुक्रिया मैम, मेरा नाम माधवी है। अभी जैसे हम मुक्ति की बात कर रहे थे और सर ने कहा तो मुझे एक याद आया कि मैं जैसे पढ़ रही थी तो इसी के सेकंड चैप्टर में जो बात हुई है और उनकी एक तकरार हो रही है जब वो लाहौर गई हैं अपने केस के लिए, और वो तकरार में वो बात करती जिनके घर हैं ठहरी हुई हैं उनसे तकरार हो रही है। जी असलम साहब। जी असलम साहब से, और उसमें एक प्रश्न वो करते हैं, क्या आप मर्दों से बराबरी कर रही हैं? हाँ। तो ये मुद्दा जो था नारी की अस्मिता का, या जिसे हम नारीवाद कहते हैं, हालांकि उस तरह ना हो पर ये था। Exactly. और इसके बारे में वो पूरी तरह अवेयर थी। हाँ। मेरा प्रश्न ये है, मैंने ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत साहित्य पढ़ती हूँ, जो मेरा ज्ञान है बहुत सीमित है, पर फिर भी मुझे जब मैं इनको पढ़ती हूँ तो मुझे तस्लीमा नसरीन भी कहीं ना कहीं याद आती हैं। मैं उर्दू की बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर इस्लामी समाज की बात की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं दोनों में कुछ समानताएं दिखती हैं। हालांकि आधुनिकता के मायने बदल गए हैं, विषय भी बदल गए हैं, उनका आयाम दूसरा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इन दोनों के बारे में बताएं कि आज क्या है। और एक और कि अश्लीलता जो तब भी था आज भी है, और इस पर प्रश्न तब भी था आज भी है, तो आप नहीं, लेकिन अब पैरामीटर्स बहुत बदल रहे हैं। अब लिहाफ को कोई पढ़ेगा तो चकित हो जाएगा कि इस पर मुकदमा चला क्यों था। पैरामीटर्स बहुत एनीवे। हाँ, ये बात सही है कि एक तरह से एक लाइन खींची जा सकती है इस्मत चुगताई से लेकर के तस्लीमा नसरीन तक और उसके आगे भी, लेकिन मैं उसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। अगर आज़ादी की बात हो रही है, अभी क्रूरता की बात हुई, अगर ये माना जाए कि माँ का 3-4 बच्चों को छोड़ करके, पति को, घर को छोड़ करके चले जाना अपनी आज़ादी की तलाश में एक क्रूरता है, तो ये तो बुद्धिस्ट नन्स भी करती रही थी। आप पढ़िए 3री-4री सदी की बुद्धिस्ट नन्स को, जो लिख रही हैं हाउ फ्री आई एम अवे फ्रॉम द किचन। तो वो नहीं जाना चाहती किचन में, वो अपनी आज़ादी की तलाश कर रही है। तो ये लड़ाई तो चल ही रही है जब से पेट्रियार्की है, जब से पेट्रियार्की वजूद में आई है। और मैं यहाँ जोड़ दूँ कि विमेन हैव बीन पिलर्स ऑफ पेट्रियार्की, नहीं तो सर्वाइव नहीं करती इतने दिन। तो वो उन लोगों ने भी उसको बढ़ावा दिया है। उसके बावजूद जद्दोजहद और लड़ाई भी चलती रही है। और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, आपने तस्लीमा नसरीन का जिक्र किया, वो जिन समस्याओं को उठाती हैं और जिस बहादुरी से उठाती हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्षमा करेंगे ये कहने के लिए मैं थोड़ा पुराने किस्म का व्यक्ति हूँ, मैं साहित्यिकता को बहुत महत्वपूर्ण मूल्य मानता हूँ। और मैंने ये संकेत किया भी कि पॉप और लिटरेरी में मैं फ़र्क करता हूँ। और साहित्यिकता की दृष्टि से तस्लीमा नसरीन मुझे कहीं इस्मत चुगताई के आसपास नहीं दिखती। क्रिएटिव अप्रोच की दृष्टि से तस्लीमा नसरीन इस्मत चुगताई को छूती भी नज़र नहीं आती है। मुझे मेरी निजी राय है। और कोई सवाल? जी, उनको दे दीजिए ज़रा माइक पीछे। जी। आमतौर पे ये पाया जाता है कि जब भी हम साहित्य के किसी भी रचना से रूबरू होते हैं तो उसका अधिकतम प्रभाव कुछ ही समय तक सीमित रहता है। तो साहित्य को और ठोस बढ़ाने की दिशा में कैसे किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, किन बिंदुओं पर ज़्यादा गौर फरमाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि रचना पर निर्भर करता है। कुछ रचना ऐसी होती है कि मैं पढ़ने के बाद लेखक का नाम भी भूल जाता हूँ, रचना का नाम भी भूल जाता हूँ। कुछ ऐसी होती है कि मुझे जी शायद मरते दम तक याद रहेंगी, रचनाएं भी, लेखक के नाम भी और पात्र भी। मतलब कम से कम मैं जीवन भर होरी और धनिया को नहीं भूल सकता, डेस्टिमोना को नहीं भूल सकता, अन्ना कैरेनिना को नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता जीवन भर। इसके आग का दरिया के गौतम को नहीं भूल सकता जीवन भर। तो ये तो डिपेंड्स आप। सही।
बिल्कुल सही बात है कि ये तो जहाँ तक पहुँच रही है कहानी, उसका दिमाग कैसा है, उसकी समझ कैसी है, उस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। कौन कितना याद रखता है और कौन कितना जुड़ पाता है उस चीज़ से, कितना वो कहानी जो है वो आपके दिल में उतर जाती है और आपके माहौल से जुड़ी हुई आपको नज़र आती है। मेरे ख्याल से यही ग्रेटनेस है कि मुस्लिम पात्र होने के बावजूद भी इस्मत की कहानियों से हिंदू पाठक भी जुड़ जाता है और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये तो इसमें तो मेरी नहीं, दुनिया भर का पाठक जुड़ेगा नूर जी, दुनिया भर का पाठक जुड़ेगा। तो वो जो कंपार्टमेंट्स हैं वो अपने आप मिट जाते हैं और जब वो कंपार्टमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो जाहिर है कि उम्र साहित्य की बढ़ जाती है। नहीं, लेकिन आपके सवाल से एक बात ज़रूर निकलती है और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य के प्रति सेंसिटिविटी बनी रहे, इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। वो पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजा। अब अगर आप घटिया लिटरेचर ही पढ़ते रहेंगे तो बढ़िया लिटरेचर आपको सरदर्द पैदा करने वाला लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है, ये पाठक के लिए ज़रूरी है कि वो लगातार अभ्यास भी करे ताकि अच्छा साहित्य उस पर सही प्रभाव छोड़ सके। और कोई? हाँ सर, मेरा नाम ईशा आनंद है। सर मैम, जैसे आपने कट्टरवाद का जिक्र किया तो मैम आपको नहीं लगता कट्टरवाद कहीं ना कहीं महिलाओं के जीवनों में मतलब बाधाएं क्रिएट करता है और जो उनकी कविताओं में भी नज़र आता है? बिल्कुल बिल्कुल करता है और इसीलिए है कि बाधाएं पैदा कर सके, इसीलिए वजूद में इसीलिए है कट्टरपन। देखो, ऐसा है कि कट्टरवाद का एक बड़ा बुनियादी लक्ष्य औरतों को काबू में रखना। हाँ, दुनिया के किसी भी कट्टरवाद का अध्ययन कर लो, उसकी बड़ी भारी चिंता ये है कि हमारी औरतें काबू में रहें। मेरा नाम त्रिशिता सांडिल्य है। मेरा प्रश्न ये है कि लिटरेचर को समझने के लिए या टू सिलेक्ट अ गुड लिटरेचर, वेदर द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हेल्प अस और देयर शुड बी सम चेंजेस इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। और मेरा और एक सवाल है कि आजकल जो फेमिनिस्ट राइटर लिख रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, तब ऐसा हुआ है कि उन लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस और रोल इन द सोसाइटी, ये सब उन लोगों के लेखन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि द ओपननेस दैट हैड इन द earlier feminist writer is not there in the present feminist writer. ये ऐसा है, हो रहा है कि नहीं? इनका सवाल ये है कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो साहित्यिक संस्कार बनाने में सहायक है या बाधक है। तो दूसरी इनकी नहीं, अभी मैं अनुवाद कर रहा हूँ तो क्योंकि कार्यक्रम हिंदी में अंत थे। और दूसरी इनकी चिंता ये है कि जो इस समय का वर्तमान नारीवादी या नारी लेखन है उसकी लेखिकाएं चूँकि आमतौर से समाज के बेहतर सुविधाओं वाले तबके से आती हैं, इसलिए उनके लेखन में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, कुछ सीमाएं हैं। और क्या ऐसा ही पुराने नारीवादी लेखन में भी था? आपकी टिप्पणी पर मुझे जो कहना होगा मैं कहूँगा, लेकिन आपकी टिप्पणी। हाँ। नहीं, ये बात ज़रूर है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कैपिटलिज्म के चलते कैटेगरीज बहुत शदीद हो गई हैं और एक क्लास का दूसरे क्लास से मिक्सिंग जो है वो कम हो गया है, जो हमें इस्मत के यहाँ मिसाल के तौर पे नज़र आता है कि मिरासनें भी आ रही हैं और हिजड़े भी आ रहे हैं और गायक भी आ रहे हैं और घर में काम करने वाली मेहरियाँ भी एक जैसी रह रही हैं और जो सफाई कर्मचारी आ रहे हैं उससे भी बातचीत खुल करके हो रही है, उससे गहरी दोस्तियाँ हैं। और हिंदू दोस्त भी आ रहे हैं, हिंदू दोस्त बनाने के लिए हिंदू रसोइया महाराज आ रहा है, वो अलग उनका खाना बन रहा है, उसमें अलगाव कैसे अलग रखा जा रहा है, कैसे माँ बाप डर रहे हैं। वो जो इंटरमिक्सिंग है वो किसी न किसी वजह से कम हुई है और उसके कम हो जाने की वजह से जाहिर है कि जो पूरा लेखन है, मैं सिर्फ फेमिनिस्ट राइटिंग को नहीं कहूँगी, वो सीमित हो गया है और अपने एक महदूद दायरा उसने बना लिया है, जो कि मेरी नज़र में नुकसानदेह है साहित्य के लिए। जो एजुकेशन सिस्टम की बात है, देखिए सामान्य रूप से तो आपके सवाल का हिंदी समझ तो लेती हैं ना आप, आपके सवाल का सामान्य रूप से तो मैं एफर्मेटिव में उत्तर दूंगा कि जनरली स्पीकिंग आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ नॉट बीन ग्रेटली हेल्पफुल इन डेवलपिंग अ लिटरेरी टेस्ट एंड सेंसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन अब आपके कॉलेज में आकर के लग रहा है कि शायद एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इतने अच्छे और इतने दिलचस्पी के साथ सवाल पूछे हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इसी तरह दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो लिटरेचर और लिटरेचर के बाहर भी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए अपने छात्रों और छात्राओं को एनकरेज करें, क्योंकि अच्छी किताबें पढ़े बिना अच्छी ज़िंदगी नहीं जी जा सकती।
और साहित्य के प्रति सेंसिटिव हुए बिना, साहित्य के प्रति संवेदनशील हुए बिना जो बात अभी की गई, क्रूरता के विरुद्ध नहीं लड़ा जा सकता। यू कैन नॉट रेजिस्ट क्रूएलिटी इफ़ यू डू नॉट केयर फॉर लिटरेचर। अब हमें कार्यक्रम समाप्त करना होगा, मुझे सूचना मिलने लगी है कि समय हो चला। नूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिलचस्प और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा कागजी पैरन पर अच्छी लगी होगी, और अगर आपने ये किताब पढ़ी है या इस कार्यक्रम के बाद इस किताब को पढ़ने का आपका मन बनता है, तो इस पर या हमारे कार्यक्रम पर आपकी टिप्पणियों का स्वागत है। आप हमें हमारे फेसबुक पेज facebook.com/राज्यसभा टीवी पर संदेश भेज सकते हैं, या हमारे ट्विटर हैंडल @राज्यसभा टीवी पर #किताब ऑन RSTV में ट्वीट कर सकते हैं। जो संदेश या जो टिप्पणी हमें सबसे अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण लगेगी, उस पर हम निश्चित रूप से कोई उपहार देंगे, और ये भी निश्चित है कि उपहार में सिर्फ और सिर्फ किताबें ही देंगे। धन्यवाद। आपसे फिर भेंट होती है अगले एपिसोड में किसी और बेहतरीन किताब पर, किसी और बेहतरीन शख्सियत के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।